वेलकम टू सिग्मा करियर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा सेशन रहेगा क्लास 10th बोर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट और उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत सारे बच्चे को क्वेरीज आ रही थी कि सर 10th के लिए भी कुछ करिए, 10th के लिए भी कुछ करिए। तो एक्चुअली 10th में जो हिस्ट्री होता है वो काफ़ी बोरिंग पोर्शन बच्चों को लगता है, मगर है नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है और बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत इजी वे में हम लोग समझ लेंगे। आपका काम ये रहेगा कि एज इट इज़ जैसा मैं नोट्स बना रहा हूँ या लिख रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, लिख लिख के समझेंगे। समझते हैं। चैप्टर का नाम है, चैप्टर पहला है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जब आप हिस्ट्री की बुक खोलेंगे तब आप उसमें देखेंगे पहला पेज जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसमें एक आपको पेंटिंग मिलेगा। उस पेंटिंग को भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। उस पेंटिंग में क्या है, उस पेंटिंग को बनाया है, उस पेंटर का नाम है फ्रेडरिक सोरो। ठीक है, ये पेंटिंग जो है वो 1848 में बनी। ये जो फ्रेडरिक सोरो है ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, पेंटर है। उस पेंटिंग से वो दर्शाना चाहते थे, उस पेंटिंग का नाम था द पैक्ट बिटवीन नेशंस। ये जो पेंटिंग था एक्चुअली में क्या था, ये था इमेजिनेशन ऑफ पेंटर जिसका नाम है फ्रेडरिक सोरो। ठीक है, इसके अलावा 4 पेंटिंग उन्होंने और बनाई। जिसमें से फर्स्ट पिक्चर ये क्या दर्शाता है, ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक को। इसी तरह से हम लोग डायग्रामिक बेसिस पे ही पूरे हिस्ट्री के चैप्टर्स को क्लियर कर लेंगे, ज़्यादा समझ में भी आएगी। ये चीज़ जो दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है, आइए देखते हैं। ये दर्शाता है, उसमें एक पिक्चर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटिंग फ्रीडम। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में है टॉर्च एंड दूसरे हाथ में है चार्टर। एक पेज है कुछ जिसमें लिखा हुआ है और उस चार्टर में लिखा हुआ है मेंस राइट चार्टर। पेंटिंग के नीचे कुछ ब्रोकन पार्ट गिरे पड़े हैं। उस पेंटिंग में जो ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन वेस्ट, उस ब्रोकन वेस्ट किसका है, ब्रोकन वेस्ट ऑफ मोनार्की का है, मतलब राजशाही का है। उसमें क्या क्या मिला आपको, क्राउन मिला, उसके बाद इसमें थ्रोन्स मिले, राजगद्दी मिली और राजशाही के कपड़े मिले। ये सब उसमें एज ए ब्रोकन वेस्ट ऑफ मोनार्की मिला, पेंटिंग के नीचे आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये चैप्टर
पढ़ के या पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में आएगा, जिसमें कि पहला है हाउ डिड यूरोप स्ट्रगल फॉर लिबर्टी। ये पहला हो गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड डायनेस्टिक रूल एंड इन यूरोप, कैसे वहां पे प्रथा जो चलते आ रही थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो खत्म हुआ। तीसरा हाउ डिड, एक्चुअली इंडिया में भी यही चीजें थी, मगर अभी भी जो लोग इस चीज के लिए लड़े कि राजा का बेटा राजा नहीं बने, जो योग्य हैं वही बने, मगर इतने सालों के बावजूद भी अगर जो लोग उस लड़ाई को पास्ट में लड़ के कि नहीं हम लोग कैपेबल हैं और हम लोग को मिलना चाहिए पावर, और जब वो लोग भी पावर में आए तो वो भी सेम काम कर रहे हैं कि वो भी सबसे पहले अपने ही बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो रिजर्वेशन से बने हुए आईएएस आईपीएस हों अभी के टाइम में, वो भी अपने बच्चों के लिए ही सर्वप्रथम सोच रहे हैं। और जिसमें कि वो खुद जो है वो स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं इसमें। हाउ डिड नेशनलिज्म इन यूरोप, कैसे नेशनलिज्म इन यूरोप आया। और चौथा और इम्पोर्टेंट, हाउ डिड नेशन स्टेट केम इन टू एग्जिस्टेंस, कैसे नेशन और स्टेट का एग्जिस्टेंस हुआ, कैसे फॉर्मेशन, देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा पहला सेक्शन कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। पहला हमारा टॉपिक क्या क्या आता है इसमें आता है कि बात है 1789 की। 1789 में एक रेवोल्यूशन में क्या हुआ, पहले था मोनार्की वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें राजा का रूल होता है, किंगशिप होता है, और वहां से कन्वर्ट होके रेवोल्यूशन हुआ और कन्वर्ट हुआ डेमोक्रेसी में पीपुल का राज हुआ, पीपुल से इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आए और उनके लिए उनके वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनी। हाउएवर जैसा कि चेंजेस को नेक्स्ट पेज में ही करते हैं। तो ये 1789 की बात है, ये ईयर याद रखिएगा। रेवोल्यूशन हुआ था, मोनार्की से डेमोक्रेसी आया था। फिर आपसे पूछे कि क्या क्या चेंजेज आए, तो आइए देखते हैं। चेंजेस अकर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पहला, द पावर transferred from monarchy to कॉमन सिटीजन। सबसे पहला काम क्या हुआ कि जो पावर शिफ्ट हुआ, कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ, तो पावर ट्रांसफर हुआ फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन सिटीजन। दूसरा पॉइंट आपसे जो पूछेगा
वो है द आइडियाज ऑफ ला पात्री। ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है द फादरलैंड, द फादरलैंड एंड ला सिटोयन, इसका मतलब होता है द सिटीजन। ये दोनों वर्ड आपको वहाँ पे बुक एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। ये दर्शाता है इम्फेसाइसिस, emphasized the notion of a united community। हमारा तीसरा पॉइंट है अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर 3 रंगों वाला था, वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर, जो पुराना फ्लैग था, द फॉर्मर वन। फोर्थ, फ्रेंच डिक्लेयर्ड एज द national language of the nation। फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। फिफ्थ हमारा है द स्टेट, यानी जो गवर्नमेंट, राज्य, स्टेट जनरल इलेक्टेड, जो हेड हुए उस समय वो इलेक्ट हुए बाय द एक्टिव सिटीजन। क्यों एक्टिव सिटीजन बोला गया? एक्टिव सिटीजन उस समय वो थे जिनको वोटिंग का राइट था, ठीक है। एक्टिव सिटीजन वॉज रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में वो चूज किए गए हो लोग, रिप्रेजेंट किए, जो एक्टिव सिटीजन द्वारा चूज किए गए थे। हमारा सेवेंथ, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यू वेयर एबॉलिश्ड। मतलब समझते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते थे जिनको कस्टम ड्यूटी बोला गया, और कर्ज, ड्यू मतलब कर्ज, जो कर्ज थे आम लोगों पे वो भी हटाया गया, एबॉलिश किया गया। जो रकम लगता था बिजनेस करने में उसको भी हटाया गया, यहाँ से वहाँ जाने में, और जो कुछ कर्ज वगैरह थे उनको भी हटाया गया आफ्टर द रेवोल्यूशन। आगे 1799 क्या होता है? बहुत अच्छा, ये होता है एंट्री ऑफ नेपोलियन। बहुत ही खतरनाक नाम पूरे हिस्ट्री में, बोनापार्टे, नेपोलियन बोनापार्टे। ये क्या किए? आए 1979 में, अब फिर ये डेमोक्रेसी को एबॉलिश कर दिए, नेशनल असेंबली को भंग कर दिए। 1804 में वहां के ये बन गए फिर से राजा, एम्पेरर ऑफ फ्रांस। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, डेट, प्लेस और पर्सन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री में, इसीलिए आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जो भी पढ़ें
बहुत ध्यान से पढ़ें। बोनापार्टे कब बन गए एम्पायर ऑफ द फ्रांस? 1804 में, और आते ही लगा दिए सिविल कोड ऑफ 1804। इसी का दूसरा नाम था नेपोलियोनिक कोड। बहुत अच्छे अच्छे बुक में आपको ये मिल जाएगा, नेपोलियन कोड। इसी को बोलते थे सिविल कोड ऑफ 1804। क्या क्या था इसमें भाई? तो आइए देखते हैं। पहला, इस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ सबके लिए बराबर है, राजा के लिए भी और प्रजा के लिए भी। सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब जिनके पास, जो सिटीजन्स के पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, जमीन नहीं होते थे, उनको भी दिया जाने लगा। तीसरा, एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम होता है जमींदारी सिस्टम, सामंतवाद, कि कुछ ही लोगों के पास जमीन है तो उन्हीं के पास रहेगा और उन्हीं का मनमानी चलेगा। ये बोले नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी लाओ, सबके पास होना चाहिए अधिकार प्रॉपर्टी का, डिस्ट्रीब्यूशन करो प्रॉपर्टी का। उसके बाद आया ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम को लाएं, वेयर इम्प्रूव्ड। पांचवा और इम्पोर्टेंट, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर एंड कॉमन करेंसी, मतलब एक ही कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग करेंसी चल रहा था, अलग अलग मेजरमेंट चल रहा था। जैसे इंडिया में ही एक कट्ठे का मतलब बिहार में कुछ और होता है, दिल्ली में कुछ और होता है। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड किए कि सब जगह इक्वल रहेगा, वेट को, मेजर को, कॉमन करेंसी को। और सिक्स्थ हमारा लास्ट, गाइल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड। क्या होता है गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस? रिस्ट्रिक्शंस, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड। 6 चीजों में क्या क्या बहुत अच्छा काम था उनका? स्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके लिए समान। सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, सबको जायदाद जमीन का अधिकार। फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किए कि नहीं, सामंतवाद नहीं रहेगा, सबको मिलेगा प्रॉपर्टी। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव, रोड वोड बनवा दिए तो लोगों का आवागमन तेजी से हो गया। उसके बाद स्टैंडर्डाइज वेट, मेजर एंड कॉमन करेंसी। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन मतलब बहुत लोगों की सजाएं माफ हुई। इसके अलावा और भी चीजें, जैसे नेपोलियन, नेपोलियन क्या क्या अच्छा काम किए भाई? तो बाउंड्री इंक्रीज किए फ्रांस का, भाई जीतते जा रहे थे और अपने फ्रांस के बाउंड्री में सबको मिला ले रहे थे। एंड एबॉलिस्ड मोनार्की, अपने एम्परर बन गए मगर मोनार्की को हटा दिए। क्यों, कैसे हटा दिए भाई, सवाल पूछा जा सकता है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ लाके, राइट टू प्रॉपर्टी लाके, कि एम्परर तो हम हैं फ्रांस के, मगर राजशाही नहीं रहेगा कि राजा का बेटा ही राजा बने। जो
कैपेबल होगा वो राजा बन सकता है। वहाँ के पीपुल इम्प्रेस्ड, बहुत उनसे प्रभावित हुए, एंड सपोर्ट, कि नहीं भाई राजा भी है तो अच्छा राजा है। ये एज्यूम्ड हुआ और हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी से उनको नवाजा गया, देवता। मगर क्या हुआ समझते हैं। इम्पोज्ड आर्मी एंड गेट कंट्रोल ऑफ हिज ओन, बोले ना खुद राजा था, प्रजा की हेल्प भी किया, मगर कहीं ना कहीं पावर अगर सेंट्रलाइज हो जाए, एक आदमी के हाथ में हो जाए, तो उसका कहीं ना कहीं छोटा सा मिसयूज हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया। इनका आइडियोलॉजी क्या था? आइडियोलॉजी ही इंपॉर्टेंट है पूरे हिस्ट्री में। आइडियोलॉजी के चलते ही वर्ल्ड वार हो जाता है। इनका आइडियोलॉजी था टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड या यूरोप, पूरे यूरोप पे कब्जा चाहते थे ये। तो भाई कब्जा चाहेंगे तो कहा सुनी होगी, कहा सुनी होगी तो लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो युद्ध होगा, युद्ध होगा तो मार पिटाई होगा, मार पिटाई होगा तो आदमी मरेंगे, मरेंगे तो जिधर से भी मरेंगे उनको दुख तो होगा। और हमेशा लड़ाई में दोनों पक्षों का घाटा होता है। तो जिनके भी जाने जा रही थी वो तो दुखी ही थे। आगे बढ़ते हैं। पूछे जाएंगे आपको ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन कोड। क्या क्या ड्रॉबैक्स थे आइए समझते हैं। पहला, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था। एम्परर वो खुद थे तो जो चीज चाहते थे, जैसा लॉ चाहते थे वैसा करवा देते थे। इंक्रीज टैक्सेशन, पैसा इनके टाइम में थोड़ा ज्यादा बढ़ने लगा क्योंकि वॉर करवाते थे, वॉर होता था तो वॉर में चाहिए पैसा। अब 10th क्लास के बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि भाई वॉर के लिए पैसा क्यों चाहिए। वॉर में हर चीज वेस्ट होता है, चाहे वो खाना हो, हथियार हो, फ्यूल हो, लोग हो, घायल होंगे तो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, तो हर चीज में पैसा लगना ही लगना है। तो वो पैसा आएगा कहाँ से? तो वो आएगा टैक्स। सेंसरशिप, सेंसरशिप मतलब होता है कि आप उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं, उनके खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते हैं, उनके कामों को आप पब्लिक में उजागर नहीं कर सकते हैं। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन आर्मी, आर्मी में जबरदस्ती भर्ती कराया जाने लगा क्योंकि वॉर में आदमी चाहिए। और आदमी कहाँ से लाएंगे भाई? तो आम आदमी को पकड़ पकड़ के आर्मी में घुसा रहे थे। तो 4 ड्रॉबैक्स थे नेपोलियन कोड के। लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, खिलाफ बोल नहीं सकते, एंड फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्मी, ये सब चीजें थी। इसके अलावा नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी चैप्टर के। अभी तो ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, उस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तब तक के लिए आपको अगर अच्छा लगा होगा कमेंट बॉक्स में क्वेरीज लिख दें, क्वेश्चन पूछ लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।